जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो सभी साथीगण जो है वो शेयर करके आ जाइए। हम जो पढ़ रहे थे वो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न किस एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए। दिल मांगे वर्दी बिल्कुल, लम्हे लम्हे की सियासत पर नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। तो याद रखिएगा ये सुपर 20 जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न में आप जितने भी मैं आपको यहाँ प्रश्न करवाता हूँ उसको अच्छी तरह से आप नोट किया करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अब यहाँ पर आपने देखी क्लास तो ये भूल जाते हो। अगर अभी नहीं कर सकते तो ऐसे करो, अभी ये क्लास पूरी देखो। ये क्लास जैसे ही समाप्त होती है तो इसकी जो मैं पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। और विभिन्न प्रकार की कोर्स की जो जानकारी है वो विजन इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके आप ले सकते हो। और मोबाइल नंबर ये है, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा देता हूँ। 10 बजे रात को आ जाती है ये वाली क्लास की पीडीएफ, ठीक है। अच्छा, तो मेरे दोस्त आज का जो प्रश्न आपके सामने पहला, वो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। इनमें से बताना है, यूरेनस है, नेपच्यून है, बुध है, मंगल है। इनमें से जो राइट उत्तर है वो बताओ। देखो अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, अगर ग्रहों में प्रश्न पूछें सबसे गर्म, तो एक तो ये बताना है, ठीक है। ओके गुरुजी। अगर एक प्रश्न आए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है वो बता देना, बिल्कुल बता देंगे। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है वो बता दीजिएगा, बिल्कुल बता देंगे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, चमकीला, बिल्कुल भाई वो भी बता देंगे, ठीक है। ये 4 प्रश्न याद रखना। देखो मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म जो ग्रह वो है शुक्र। कौन सा ग्रह, शुक्र। और शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह। बोलो याद हो गई बात। शुक्र देखो सबसे गर्म होगा, उस पर सूरज का प्रकाश पड़ेगा, गर्म होगा, गर्म होने के कारण वो ज्यादा चमकेगा, तो सबसे चमकीला भी है। लेकिन नजदीक ग्रह की जब बात आएगी तो आप उत्तर करोगे बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे नजदीक है। और बड़ा बड़ा वही है जिसका नाम बड़ा है, बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह। बोलो इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई। मंगल ग्रह का जो रंग है वो कैसा है, लाल। और बृहस्पति ग्रह का जो रंग है वो कैसा है, पीला। और पृथ्वी का रंग कैसा है, पृथ्वी ग्रह का जो रंग है, पृथ्वी ग्रह का जो रंग है वो है नीला। कैसा है, नीला। और वायुमंडल, वायुमंडल जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के चारों ओर ही देखने को मिलता है, ठीक है। ये प्रश्न आप जो है याद रखना। और वायु इसका पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, पलायन वेग, तो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, याद रखना, ठीक है। याद हो जाएगा ना, हाँ गुरुजी याद हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे दोस्त वो होगा यूरेनस। सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में जो ऑप्शन के आधार पे आएगा वो कौन आएगा, यूरेनस, ठीक है। ये प्रश्न आप इंपॉर्टेंट करना। चलिए बल बोलिए, स्क्रीन वाइट ही अच्छी है या ये अच्छी है, ये भी कमेंट कर देना। देखो आप कमेंट किया करो मेरे भाई, इन दिनों में कमेंट बहुत आपके आए, बहुत प्यार मिला, आपका धन्यवाद, दिल से हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत आभार, ठीक है। स्क्रीन वगैरह आपको किस प्रकार अच्छी लगती है वो कमेंट करके बता दो, वो वैसे ही कर देंगे, ठीक है। हाँ, और वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। अच्छा देखो, वर्षा को मापने वाला जो उपकरण है वो कौन सा, एक तो ये याद रखना। तापमान को मापने वाला उपकरण कौन सा, एक ये याद कर लेना, ठीक है। और भूकंप वाला अपने पढ़ ही लेंगे अभी, ठीक है। और समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई इसमें मापी जाती है, और लंबाई किसमें मापी जाती है, समुद्र की, ठीक है। ये प्रश्न बता दो। तो देखिएगा भाई, वर्षा मापन, वर्षा को इंग्लिश में बोलते हैं रेन, तो रेनोमीटर। कौन सा मीटर, रेनो। वर्षा मापन यंत्र जो है वो कौन सा है, रेनोमीटर, ठीक है, याद रखना। तापमान, थर्मामीटर। तापमान मापन यंत्र कौन सा है, थर्मामीटर। गुरुजी ये दो तो याद हो गए। बोलो, वर्षा को रेन बोलते हैं, रेनोमीटर। तापमान मापन यंत्र थर्मामीटर। भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो रिक्टर स्केल में, रिक्टर स्केल के अंदर। और सर्वाधिक भूकंप वाला देश, यानी सर्वाधिक जो भूकंप झेलता है वो कौन सा देश, याद रखना मेरे दोस्त, जापान। कौन सा देश, जापान। और समुद्र की गहराई को जो मापा जाता है वो फेदा मीटर के अंदर, किसमें भाई, फेदा
मीटर, फेदा मीटर, बिल्कुल गुरुजी। और लंबाई को नॉटिकल मील में, नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है धरती का? तो एक नॉटिकल मील बराबर धरती का 852 किलोमीटर या 54 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना ये। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो आपने देख लिया, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अरे दोस्त समझ में आया क्या? भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो रिक्टर स्केल में, बिल्कुल। चलिए आगे नेक्स्ट पर्सन की ओर। अब कई कहते हैं सर हमारे कमेंट किए करांगा यार, तुम बहुत सुनाओ भी है, गणे सुनाओ थे, कमेंट देखने की जरूरत ही नहीं, कहा मेरा नाम ले लो, नाम लेनो क्यों हो जाओ तुम। एक बार जो लक्ष्य है उसको देखो कि हमारा लक्ष्य कहाँ है। तुम्हें सिर्फ आंख दिखाई, सिर्फ तुम्हें पर्सन दिखाई देना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। की का कमेंट हुआ, कई तो कमेंट देखना हुआ है, कोई नंबर ना दे दूं और नंबर दे दूं तो कमरा पर बात हो जाएगी टेम पर। तो वो उस उद्देश्य से मत आओ मेरे भाई, अपना लक्ष्य है अभी उसको मतलब टारगेट करो। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब भी तुम्हारा मन नहीं करेगा नहीं ये लूं मैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ। निम्नलिखित में कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? लेख का मतलब आर्टिकल। क्या अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226? इनमें से राइट उत्तर क्या होगा? देखो मैं आपको एक बात बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, याद रखना, एक संविधान संशोधन 82वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर। इस 82वें संविधान संशोधन में एक अधिकार जोड़ा गया, वो था शिक्षा का, कि बिल्कुल शिक्षा का अधिकार जो है वो बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार पहले बनाया गया था मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कितने नंबर का था? 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य था। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तब मौलिक कर्तव्य यानी 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। 2002 के बाद मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो मेरे दोस्त कितनी हो गई है? 11। ठीक है, इसी को अब अपने मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ मौलिक अधिकार में भी जोड़ दिया। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख मिलता है वो संविधान के भाग 3 में मिलता है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जो है वो उल्लेख मिलता है। और अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर, या ए बोल दो, ठीक है, उसके अंदर जो है वो उल्लेखित है। ठीक है, अच्छा 21 में क्या मौलिक अधिकार कौन सा? शिक्षा के अधिकार वाला। शिक्षा का जो अधिकार है वो 21 के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर इसका बेहतर उत्तर माना जाएगा ए, 21A। आप ऐसे लिखना कॉपी में अगर नोट कर रहे हो तो 21 क। ओके, ठीक। तो 3 नंबर जो प्रश्न है वो भी हमें समझ में आ गया। चलो ये बताओ संविधान में कुल भाग कितने हैं? गुरुजी संविधान में जो कुल भाग है उन भाग की संख्या है 22। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, 22 भाग है। अगर मैं आपसे पूछूं अनुसूचियां कितनी है? गुरुजी पहले 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या होगी 12। चलो बताओ अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद, ऊपर वाला अनुसूची है, ये अनुच्छेद है। अनुच्छेदों की संख्या है 395। ठीक, ओके। चलिए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। किस बंदरगाह को भारत के सबसे पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? ठीक है, तो वो कौन सा बंदरगाह? मुझे आप ये बताओ, पाराद्वीप कहाँ है? पाराद्वीप को बोलते हैं प्रदीप। पाराद्वीप को क्या बोलते हैं? प्रदीप। प्रदीप जो है वो है उड़ीसा के अंदर। कहां पर है? उड़ीसा में। याद रह जाएगा ना, ये कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, अंडमान निकोबार की। हल्दिया मोस्ट इंपोर्टेंट, पश्चिमी बंगाल के अंदर। तो याद रखना, तो याद क्या रखोगे आप कि प्रथम हरित जो बंदरगाह है वो है हल्दिया। ये कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्दिया। समझ में आया? अब देखो मैं क्या क्या प्रश्न आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछे भारत में तेल रिफाइनरी या तेल शोधन इकाइयां कहां कितनी है? शोधन इकाइयां ये देखें, तो भारत में प्रथम तेल शोधन इकाई जो थी वो थी कहां पर स्थापित हुई? डिगबोई में। डिगबोई में और कौन कौन सी है? एक गुवाहाटी है, गुवाहाटी,
गुवाहाटी, गुवाहाटी। और डिगबोई होगी, गुवाहाटी होगी। ये दो कहाँ है? असम में। एक तो ये याद रखना। एक है जामनगर, जामनगर। जामनगर जो है वो गुजरात में है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन इकाई कौन सी है? जामनगर। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन इकाई जो है वो जामनगर। जामनगर में और कौन कौन सी है? कोयली है और बाड़ीनार है, बाड़ीनार। ये तीन जो है वो रिफाइनरी क्षेत्र कहां पर है? गुजरात के अंदर। और याद रखना, एक गुजरात में एक स्थान है अंकलेश्वर। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद ये रखना कि 1960 में तेल का उत्पादन सर्वप्रथम जो शुरू हुआ था अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो स्थान है वो कहां पर है? गुजरात के अंदर। बोलो, ये बात याद हो जाएगी? बिल्कुल गुरुजी, ये बात हमें जो है वो याद हो जाएगी। ठीक है। और तेल का प्रथम कुआं, तेल का प्रथम कुआं कहां पर खोजा गया था? प्रथम कुआं भारत के अंदर, तो वो माकूम में। कहां पर? माकूम। और माकूम पड़ता है असम के अंदर। कब खोजा गया? ये खोजा गया था 1867 के अंदर। बोलो मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई ना? तो देखो, मैंने बताया भारत में शोधन इकाई जिसमें डिगबोई प्रथम थी, डिगबोई प्रथम इकाई थी, याद रखना ये प्रश्न। ठीक है। और गुवाहाटी, उसके बाद जामनगर, फिर कोयली और बाड़ीनार, ये सारी जो है वो तेल शोधन की इकाइयां हैं भारत के अंदर। हल्दिया जो बंदरगाह है वो याद रखना पश्चिमी बंगाल के अंदर। ठीक है, इतनी प्रश्न आ गया। तेल का प्रथम कुआं माकूम के अंदर खोजा गया असम में 1867 में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय जो बैंक है आरबीआई, इसके बारे में आपने काफी पढ़ा होगा। इस बैंक संस्था की जो स्थापना है वो होती है 1 अप्रैल 1935 में। 1935 का जो अधिनियम था ना, वो भारत का सबसे बड़ा अधिनियम कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। भारत की जो करेंसी है वो कौन सी है? भारत की जो मुद्रा है वो कौन सी है? रुपया। तो रुमिया नामक जो मुद्रा है वो कौन सी, किसकी है? भारत की। याद रखना, इस रुपया नामक मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन जो किया था वो किसने किया? तो इसका जो सर्वप्रथम प्रचलन किया था वो किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी किसने किया? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। फरीद इसका बचपन नाम था। बचपन का जो नाम था वो क्या था? फरीद। बोलो, बात समझ में आई? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सी डी देशमुख, ऑप्शन नंबर ए। बोलो, सी डी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर जो थे, देखो देश के मुख थे, तो देश के मुख पहला सी डी देशमुख। तो पर आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। बोलो, ये आपको जो है वो याद हो जाएगा ना? चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन ये बोल रहा है कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है? मेरे दोस्त, आपको याद होगा भारत में पहली जो रेल चली थी वो 1853 में, चुक चुक करके, है ना? थाने से मुंबई, अरे थाने से मुंबई, थाने से मुंबई। कुल कितना किलोमीटर चली थी ये रेल? ये कुल चली थी 34 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, याद रखना, जिसके काल में चली, किसके काल में चली? जिसके काल में चली वो इसका उत्तर होगा। और काल था लॉर्ड डलहौजी। किसके काल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो याद रखना, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत की पहली रेल चली थी ठाणे से मुंबई, ठाणे से मुंबई। ठीक है। प्रथम कोयला इंजन कौन सा था सर? प्रथम चलने वाला कोयला इंजन, प्रथम कोयला जो इंजन था उसका नाम था फेरी कवीन। फेयर लवली नहीं है, कोयला मतलब काला होता तो इसका मतलब फेयर लवली याद नहीं करेंगे। फेरी कवीन, फेरी कवीन पे प्रथम कोयला इंजन था। ठीक है। अच्छा, और सबसे तेज चलने वाली रेल कौन सी थी? पहली। और उसके अलावा एक अगर प्रश्न पूछे, समझौता एक्सप्रेस किसके मध्य चलाई गई थी? समझौता एक्सप्रेस। तो समझौता एक्सप्रेस जो है, समझौता एक्सप्रेस जो है वो चली भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत व पाकिस्तान के बीच जो रेल चली थी उसका नाम क्या था? समझौता एक्सप्रेस। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लखनऊ, अरे वाह क्या प्रश्न आया। देखो मेरे दोस्त,
लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? मुझे ये बताओ, 1857 की क्रांति के अगर मैं तुम्हें कुछ फैक्ट लिखाऊं, तो उसमें आप क्या क्या फैक्ट देखोगे? देखो, इसके अंदर अपने को एक देखना है कि 1857 की क्रांति के समय बादशाह कौन था, मुगल बादशाह कौन था। फिर इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह क्या बनाया था, प्रतीक चिन्ह जो है वो किसको बनाया था। फिर आपको ये देखना है कि प्रथम जो विद्रोह हुआ वो केंद्र कौन सा था और कब हुआ, एक ये बात देखनी है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपको याद रखनी है बात, बादशाह, प्रतीक चिन्ह, प्रथम। अच्छा, विद्रोह का दमन किसने किया? कौन अंग्रेज था जिसने विद्रोह का दमन किया था? उसके बाद कानपुर से जो विद्रोह है वो किसने किया 1857 क्रांति में? बिहार से किसने किया? बिहार में स्थान है जगदीशपुर, तो वहां से किसने किया? ठीक है, कानपुर हो गया। सतारा से किसने किया? और याद रखना झांसी से किसने किया? ठीक है, अभी ये देखने हैं तो याद रखो। बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये अंतिम मुगल बादशाह था। प्रतीक चिन्ह बनाया था चपाती यानी रोटी और कमल का फूल, चपाती और कमल का फूल जो है वो प्रतीक चिन्ह बनाया। प्रथम विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था मेरठ में। कहां पर हुआ? मेरठ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। बोलिए कब हुआ? ये हुआ 10 मई 1857। 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ था, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। विद्रोह का दमन जो करने वाला व्यक्ति था वो अंग्रेज था कैंपवेल ने ही 1857 की क्रांति में लगभग स्थानों का विद्रोह का दमन किया था। कान कौन पकड़ेगा? नाना साहब जो है वो कानपुर में नेतृत्व करेंगे। बिहार में करेगा कंवर सेन, बिहार में कौन करेंगे? कंवर सेन जी। और सतारा में रंगोजी बापूजी, और झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं दिख रहा तो आप लिख लेना आगे, ठीक है। अच्छा, और लखनऊ में जो विद्रोह किया था वो किया था बेगम हजरत महल, और इसका जो सहयोग दिया था वो नाना साहब ने दिया था। अब ये दोनों ही राइट उत्तर माने जाएंगे इसमें, ठीक है, ये आप देख लेना। ओके, दोनों ही क्या माने जाएंगे? राइट उत्तर। अगर गुरुजी इन दोनों में से भी निकालना हो तो क्या निकालें? देखो, नाना साहब ने जो विद्रोह किया था वो मूल रूप से कानपुर में किया था। यहां पर जो नेतृत्व किया अवध की बेगम हजरत महल थी, और यहां शासक पूछे तो था वाजिद अली शाह, ठीक है। एक दोस्त था महक परी और एक है महल परी। एग्जामिनर प्रश्न पूछे, बताओ महक परी के नाम से किसे जाना जाता है और महल परी के नाम से? देखो, महल ले आया तो लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जानते हैं? महल परी। और महक परी है से याद रखना हजरत महल, बेगम हजरत महल को किस नाम से जानते हैं? महक परी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, महक परी के नाम से हजरत महल और महल ले लगते लक्ष्मीबाई। ओके, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है वो आप देखो, या तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, 10 बजे मैं डाल देता हूं। इतने क्लास देखो, इतने कुछ और पढ़ लिया करो बीच में जो गैप होता है, ठीक है। चलिए आगे। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आप सभी को पता है। देखो, दक्कन का जो पठार है वो भारत का सबसे बड़ा है, लेकिन इसने क्या पूछा है? विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। ये नगन पठार है एक, विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है, याद रखना। विश्व की सबसे देखो, विश्व में अगर हमसे पूछा क्या मेरे दोस्त कि विश्व में जो पर्वत है उससे प्रश्न पूछे, देखो क्या क्या पूछेंगे। एक तो आप ये बताओ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, फिर ये और बता देना दूसरा ऊंचा पर्वत कौन सा है। एक तो सबसे ऊंचा, एक सेकंड ऊंचा पर्वत, ठीक है। फिर ये तो विश्व का हो गया, फिर पूछेंगे भारत का। एक भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बता दो नंबर 1 पे, और फिर नंबर 2 पे कौन है। फिर बनेगा दक्षिण भारत का बता दो, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बता दो, और 2 नंबर पे कौन है वो भी बता दो। ठीक है भाई, बता देंगे, क्या बात है।
सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। इसका प्राचीन नाम है पीक 15। प्राचीन नाम क्या था इसका? पीक 15। एवरेस्ट नामक व्यक्ति चढ़ा तो इसका नाम हो गया माउंट एवरेस्ट। सेकंड ऊंचा जो पर्वत है वो है K2। विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत है K2 या गोडविन आस्ट्रीन। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कंचनजंगा। अगर कंचनजंगा ऑप्शन में देखो, या तो मिलेगा कंचनजंगा, कंचनजंगा। अगर ये नहीं मिला तो क्या मिलेगा? K2। इन दोनों में से एक मिलेगा। और दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी। नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में। और कंचनजंगा कहां है? सिक्किम। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है अन्नामलाई। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नामलाई। ये अनाईमुडी श्रेणी के ऊपर है, ठीक है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दादो बेटा ने याद रख लियो। पहलो अनाईमुडी और दूसरा दोदा बेटा। और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है मेरे दोस्त। चलिए आइए नेक्स्ट पर्सन की ओर। लो भाई, नेक्स्ट पर्सन आ गया प्रधानमंत्री को लेकर। किसको लेकर आ गया? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा है प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? कर्तव्य देखो, पद नहीं पूछ रहा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शपथ, नियुक्ति, शपथ और हटाना, हटाने का काम, ठीक है। नियुक्ति, शपथ, हटाना, ये सारा जो काम करता है वो एक ही व्यक्ति करता है, वो है प्रधानमंत्री। और अच्छा राष्ट्रपति, सॉरी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, हटाता राष्ट्रपति है। अच्छा, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है उसका उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 75। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद नंबर 75 में। और बात करें कर्तव्यों का, तो कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 के अंदर। बोलो, समझ में आई? हाँ। अच्छा, एक बात याद रखना, और अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 के अंदर, तो यहां दी गई है स्वतंत्रताएं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पहले 7 थी, लेकिन एक स्वतंत्रता है ना, जो संपत्ति का अधिकार है, वो हटा दी। अब संपत्ति का जो अधिकार है, अब आपको पता हो तो वो विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ये क्या अधिकार है? कानूनी, कानूनी अधिकार। इसको इस आर्टिकल से निकाल दिया और कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300 क के तहत। तो 300 क या ए के तहत ये क्या, कौन सा अधिकार है? अब ये कानूनी विधिक अधिकार है। ठीक है मेरे दोस्त, बात समझ में आई? तो प्रधानमंत्री पद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 75 में और कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 78 में। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? रबी के मौसम में रबी की फसल बतानी है भाई। देखो, रबी की फसल कौन सी है? गेहूं। कौन सी है? गेहूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसे कपास, कैसे काली मृदा। कपास जो उगता है वो कौन सी मिट्टी में? काली मृदा में। और गेहूं जो है वो जलोढ़ मिट्टी में। अच्छा गुरुजी, जलोढ़ को और किस किस नाम से जानते हैं? दोमट, दोमट मिट्टी। इसे कछारी भी बोलते हैं और इसे निक्षेपण मृदा भी कहा जाता है। ज्वार जो उगता है वो रेतीली बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी में, मरुस्थल वाली मिट्टी है वहां पर देखने को मिलता है। जूट, जूट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मिलता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के अंदर सर्वाधिक इसका उत्पादन है जूट। और भारत का प्रथम स्थान है विश्व में, भारत का प्रथम स्थान है उत्पादन की दृष्टि से, याद रखना। आगे बढ़े। काली मिट्टी में पहले तो देखो उपनाम, उपनाम इसे बोलते हैं लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी, लावा, कपासी, रेगुर, रेगुर और चरनोजम। ठीक है। इस मिट्टी का भारत में सर्वाधिक विस्तार कहां है? तो मालवा का जो पठार है, मालवा का जो क्षेत्र है, वहां पर इस मिट्टी का सर्वाधिक क्या देखने को मिलता है? अविस्तार। ठीक है। इस मिट्टी का, काली मिट्टी का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। अब अगर पूछे मृदा दिवस कब आता है, मृदा दिवस कब बनाया जाता है,
तो मिट्टी का जो दिवस है वो मनाते हैं 5 दिसंबर को। मृदा दिवस कब आता है? 5 दिसंबर। और मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे, ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? ओजोन दिवस वो बनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को। मृदा वर्ष कौन सा घोषित किया था यूएनओ ने? यूएनओ ने मृदा वर्ष जो घोषित किया वो 2015। यूएनओ की जो स्थापना है, यूएनओ की जो स्थापना है वो हुई थी 1945 के अंदर। और आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना जो हुई वो 1929 के अंदर। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है दिल्ली के अंदर। बोलो इतनी बात समझ में आ जाएगी ना मेरे दोस्त? बिल्कुल आ जाएगी। तो मृदा दिवस जो बनाया जाता है वो 5 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा लगती है? देखो, तट रेखा की अगर मैं बात बताऊं आपको, तट रेखा की अगर मैं आपको बात बताऊं तो तट रेखा जो लगती है वो 9 राज्यों से। कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से। 9 राज्यों से। ये अपने 9 राज्य देखो कौन कौन से हैं। ये अपना दक्षिणतम भारत है, जिसमें सबसे पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है गोवा, चौथा राज्य है कर्नाटक, और पांचवा जो राज्य है केरल। 5 इधर वाले राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। फिर इधर देखें तो यहां पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, और फिर पश्चिमी बंगाल। वाह गुरुजी, 9 के 9 छाप दिए, बिल्कुल। तो तटवर्ती सीमा जो है वो कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से। कितनी लगती है टोटल? 6100 किलोमीटर। और सर्वाधिक जो लगती है वो गुजरात के साथ लगती है, कितनी? 2000 किलोमीटर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। और गुजरात के बाद 2 नंबर पे नाम आता है आंध्र प्रदेश। 2 नंबर पे सर्वाधिक सीमा लगाता है आंध्र प्रदेश। 2 नंबर पे सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? आंध्र प्रदेश। और 1 नंबर पे किसकी लगती है? गुजरात। सबसे कम सीमा जो लगती है वो गोवा की लगती है। सबसे न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? गोवा की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक साइड परियोजनाएं दी गई है, दूसरी साइड नदियां दी गई हैं। बिल्कुल करेंगे मेरे भाई, देखिएगा। हीराकुंड, देखो हीराकुंड बांध मैंने आपको बताया था काफी बार कि महानदी पर है, जिसे उड़ीसा का सो कहते हैं। ठीक है। नाग, नाग काला था और कृष्ण भी काला होता है, तो नाग कृष्ण, नागार्जुन का नाम है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी किनारे। राणा प्रताप सागर चंबल का पढ़ा हुआ अपनों ने। और बच गया सलाल परियोजना, ये गई चिनाब। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए का जाएगा 4, बिल्कुल। बी का जाएगा 3, ये रहा। और सी का जाएगा 1, सी का जाएगा 1, ये रहा। डी का जाएगा 2, डी का जाएगा 2, बिल्कुल। इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये थोड़ा मिला लीजिएगा, ठीक है। इन सभी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के नवीन मंदिर किसने कहा था? आधुनिक भारत के नवीन मंदिर। तो आधुनिक भारत के जो नए मंदिर, नवीन मंदिर कहा था, वो कहा था भारत के पहले प्रधानमंत्री ने। अरे बताओ, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो नेहरू जी ने बोला था कि आधुनिक भारत का नवीन मंदिर है परियोजना। तो ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? पाक जल डमरू तुम्हें पता है ना? तुम्हें पता है कि पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में हुई है। श्रीलंका और भारत के बीच में हुई। अच्छा, कई साथी कह रहे थे गुरुजी जीडी की टेस्ट सीरीज लेवा करा के ना करा। देखो मेरे भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम कहीं से भी कर लो, मैं ये नहीं कहता कहां से, यहाँ से करो, ये करो, वो करो, तारो जी कर बैठा हूँ। टेस्ट सीरीज जो होती है, टेस्ट जो होता है वो रामबाण टेस्ट, या मान लो कोई एग्जाम की रीड हो है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको ये पता लग जाता है कि हमारा जो लेवल है वो कहाँ तक है। तो लेवल जानने के लिए टेस्ट सीरीज आपको कहीं से भी आप ज्वाइन करो, जरूर करो मेरे दोस्त, ठीक है। टेस्ट सीरीज की मैं आपको बता दूं, अगर करनी है तो विजन इंस्टीट्यूट आप ऐप डाउनलोड करोगे तो इसके ऊपर 99 रुपये में आपको 15 टेस्ट है। तारो जी करे तो 8 कर लो, वरना कहीं और से कर लो, बस कर लो टेस्ट सीरीज, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे अपने बात करते हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा सेतु। सेतु समुद्र। तो राम सेतु पुल जो है वो श्रीलंका और भारत के बीच में है ना,
तो सेतु समुद्र परियोजना, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की। नीली क्रांति, अरे नीला होता है पानी, बस आगे पढ़ना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। अच्छा पानी में कौन रहती है? मछली। ये लो, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस आप तो सारो मामलो ट्रिक को याद रखो, दूध किस रंग को है? श्वेत रंग को। तो श्वेत क्रांति जो लाई गई थी वो किसके लिए लाई गई? दुग्ध उत्पादन के लिए। बोलो इतनी बात समझ में आई? आगे मैं सभी क्रांतियां लिखता हूं, तुम मिलाना, ठीक है? हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, काली क्रांति। चलो इतनी ही देख लेते हैं, एक बार इतना ही बहुत है, धीरे धीरे मैं करवा ही दूंगा तुम्हें, कवर क्या दिक्कत है। हरित क्रांति थी खाद्यान्न फसलों के लिए। हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे कहा जाता है? विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं, एम एस स्वामीनाथन, इसे कहते हैं एम एस स्वामीनाथन को। गुलाबी जो क्रांति लाई गई वो झींगा मछली, ठीक है। लाल होता है टमाटर और मांस, टमाटर लाल रंग का होता है और मांस भी लाल रंग का होता है, टमाटर मांस उत्पादन के लिए लाल। नीले रंग का वो हो ही गया मछली, मत्स्य उत्पादन के लिए। और पीले रंग की सरसों के लिए और तिलहन फसलों के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक खाद जो होती है भूरे रंग की होती है। काली होती है अफीम और पेट्रोलियम के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? काली क्रांति। ये सभी क्रांतियां जो है दोस्त याद रखना। इसका राइट उत्तर हो जाएगा नीली क्रांति का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अरे प्रश्न नेक्स्ट ये कहता है कि विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? कितना भाग पूछ लिया। देखो विश्व में जनसंख्या 2011 के अनुसार बताते हैं 7 अरब। कितनी अरब? 7। भारत में जो जनसंख्या बता रहे हैं वो 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम ये देखें आंकड़ा तो निकल कर आएगा प्रतिशत 2.42। तो विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा कितने परसेंट का है? 2.42 का। और जनसंख्या की दृष्टि से हम स्थान लेके रखा है दूसरा। पहला स्थान 2011 की जनगणना में चीन बता रहे हैं और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। अब देखें इसका राइट उत्तर क्या होगा प्रश्न का। तो निवास के हिसाब से जो राइट उत्तर होगा वो 1/6 होगा, 1/6। ठीक है, याद रखना। आओ नेक्स्ट प्रश्न। ये तो बता दो मेरे भाई तुम खुद, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारे एक ही सन में हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारे एक ही सन में हुए। और गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? प्रथम तो वो था चंपारण। चंपारण 17 में हुआ, 1817 में हुआ, सॉरी 1917 में हुआ। पंद्रह में आए, 16 में साबरमती। चंपारण 17 में था, 18 में। कमेंट करना रहे, थोड़ा दिमाग को निकल गया। चंपारण स्थान कहां पड़ता है? बिहार में। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद अपने राइट उत्तर देखें इसका। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 बिल्कुल। जो साथी कमेंट में बता देते हैं उनका बहुत बहुत आभार। तुम बिल्कुल पढ़ने वाले हो मेरे भाई, कोई मैं गिला शिकवा कौन है। ठीक है। 17 नंबर है कि भारत के का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खान अवस्थित है। भारत में देखो गुलबर्ग के अंदर भी हुआ है, लेकिन सारों महत्वपूर्ण पूछो है। तो महत्वपूर्ण है जादू। जादू दिखाएंगे कि यूरेनियम जो है वो जादू दिखाता है। जादूगोड़ा, जयऊ जादूगोड़ा और जयऊ झारखंड। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में। रानीगंज कहाँ है? रानीगंज कोयला के लिए फेमस है, वो भी झारखंड में ही है। रानीगंज भी कहाँ पर है? झारखंड में। बोलो याद हो जाएगी ना ये बात? ओके गुरुजी, ये बात याद हो जाएगी। रानीगंज कहाँ पर है? झारखंड में। ये बात भी याद रखना। थोरियम सर्वाधिक कहाँ मिलता है? यूरेनियम तो पता लगी गया, थोरियम और बता दो। थोरियम का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। और यूरेनियम और थोरियम मिलकर ही परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम और थोरियम मिलकर किसका निर्माण होता है? परमाणु ऊर्जा।
नाभिकीय ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो, यानी नाभिकीय ऊर्जा कौन सी, परमाणु ऊर्जा को ही बोलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो वो 1969 में तारापुर के अंदर। और तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। दूसरा कहाँ लगाया गया था सर, दूसरा लगाया गया था रावत बाटा के अंदर। रावत बाटा कहाँ है, राजस्थान चित्तौड़गढ़ में। यहां कब लगा, यहां लगा 1975 के अंदर। बोलो याद हो जाएंगे ना, हाँ गुरुजी याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा था, तारापुर महाराष्ट्र में, और रावत बाटा में दूसरा लगा था। उसके बाद कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, एक तो नरौरा में लगा है। नरौरा कहाँ है, यूपी के अंदर, एक यहां पर लगा है, ठीक है। और एक लगा है केगा में। केगा कहाँ है, केगा है कर्नाटक में, एक यहां पर लगा है। कुलकलम तमिलनाडु में भी लगा है, ठीक है, एक यहाँ कुलकलम में लगा है। तो याद रखना ये नरौरा, एक और क्षेत्र है हरिपुर, हरिपुर पश्चिम बंगाल, यहाँ भी लगा है, पश्चिमी बंगाल। तो ये इतने क्षेत्र, तुम पढ़ने वाले बनो मेरे दोस्त। मैं पूरा जो है वो पूरा बोर्ड जो है वो छाप दूंगा, बस टेंशन ना लो, थे पढ़ना रहा पढ़ो बढ़िया तरीका, ठीक है। हाँ तो बोलो ये बात इतनी समझ में आई है, हाँ बढ़िया तरीका आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे भारतीय राजधानियों का क्रम दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। बताओ भाई राइट उत्तर क्या होगा। सुमेलित बेमेल छाटना है, जो सुमेलित नहीं है वो छाट दो। तो ये तो बता दो मेरे दोस्त, मैं वेट कर रहा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपका इंतजार रहता ही है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। इस जन्म में मुलाकात आगे होगी को नहीं होगी, अब बहुत बड़ी बात है। इन थे फटाफट उत्तर बताओ, इको होनी जरूरी है मुलाकात, तो सिलेक्शन हुआ मिठाई को डब्बो तो आना ही चाहिए, मिठाई को नावा चलते ही आ जियो, वो ही बहुत है, ठीक है। चलो आगे, अब अपने बात करें नेक्स्ट पर्सन की। तो नेक्स्ट पर्सन ये बोलता है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, बिल्कुल सही है भाई। असम की राजधानी दिसपुर, बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरती या कवारती, ये भी बात सही है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी बोलो तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं हम, और लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले, अच्छा इसमें ये बात याद रखना आप, देखो सबसे पहले जो कौन सी महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सबसे महिला याद करनी है, ठीक है। आपको व्यक्ति याद नहीं करना, महिला को याद करना है। तो ये प्रश्न आप व्यक्ति की जगह महिला लिख लो, उधर लिख लो, ठीक है। प्रतिष्ठित महिला को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो कौन थी। बिल्कुल आपने नाम सुना होगा, सुना ही होगा, किसका, आशापूर्णा देवी का, सुना है ना नाम। तो इसको सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ओके, अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, इसी को बोलते हैं सांझ का तारा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जैसे इस प्रकार से यहां पर है सूर्य, अब ग्रह कितने, ग्रह की संख्या कितनी है, अब साथी बताते हैं 9, 9 नहीं है, ग्रह की संख्या कितनी है 8। 9वां ग्रह जो यम था वो बीच में आया करता था, उसको हटा दिया, यम ग्रह नहीं है, 8 ही है। अब देखो वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार 12 हुआ कितने, बोलो सागे। बुधवार शुरुआत कर दो, एक दिन छोड़ के एक बार बोलो, बुध, बुध के बाद सॉरी, हाँ बुध एक दिन छोड़ के बोलो, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, एक दिन छोड़ के एक बोलो, बुध के बाद शुक्र, एक दिन छोड़ के एक बोलो, शुक्र शनि, फिर दीतवार, दीतवार नहीं, दीतवार हमारी छुट्टी का दिन है तो वो पृथ्वी आ जाएगी,
दीतवार में पृथ्वी आ जाएगी। बुध शुक्र पृथ्वी, फिर एक दिन सोमवार छोड़ के बोलो मंगलवार, मंगल, मंगल के बाद क्या था बुध, बुध को छोड़ के बोलो बृहस्पति, तो ये आ गया बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या आता है, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र को छोड़ो फिर बोलो शनि, तो एक छोड़कर एक बार बोलना है शनि। गुरुजी बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि एक हफ्ता पूरा हो गया। अब एक हफ्ता जैसे ही पूरा होता लास्ट में बोलो अरुण वरुण, वरुण अरुण मत बोल देना, अरुण वरुण, ए पहले आता है, ए पहले बोलना है। अंतिम जो है वो कौन सा है, वरुण। और सबसे ठंडा ग्रह भी कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह है वो भी कौन सा है, वरुण। ये बात जो है वो आपको याद रखनी है। बोलो मेरे साथी, मेरे दोस्त, समझ में आया तुम्हें? बिल्कुल आ गया। चलो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे। और ये जो नोट्स है इसकी पीडीएफ आपको पता है 10 बजे रात को राइट 10 बजे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस जीके बाय अजय सर चैनल या विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल पर। किस चैनल पर? टेलीग्राम। अगर टेलीग्राम फिर भी आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में जाया करें, वहां पर लिंक मिल जाएगा। ऐप का लिंक भी वही है और टेलीग्राम का लिंक भी वही है। और भी कोई जानकारी फिर भी लेनी हो तो मैंने वो शुरू में मोबाइल नंबर दिए थे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी ऐप से संबंधित है, ऑफलाइन कोचिंग से संबंधित है, तो इन नंबर पे आप संपर्क कर जो है वो जानकारी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कर दो। कमेंट कर दो तो निहाल हो जा, कमेंट करके जरूर बताओ क्लास किया लगी। और लाइक करो तो फिर कहने की है। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।